वेलकम ऑल ऑफ यू इन निर्मल बस यूट्यूब चैनल। मैं निर्मल बस आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। 10th का क्रैश कोर्स हमने स्टार्ट किया था, जिसमें फर्स्ट टॉपिक हम लाइव प्रोसेस देख रहे थे और उसमें हम डायरेक्शन कंप्लीट कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट। अभी तक अगर आप डायरेक्शंस नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। बहुत ही एनसीईआरटी को शॉर्ट तरीके से रेड डायग्राम के हेल्प से बना के हमने इसे कवर किया है। कंप्लीट थ्योरी कवर किया गया है। एनसीईआरटी का नाम है क्रैश कोर्स, लेकिन ये कंप्लीट सिलेबस आपको हम कवर करवा रहे हैं और ये मेरी 100% गारंटी है एज ए मेडिकल स्टूडेंट। अगर आप ये क्रैश कोर्स को अच्छे से प्रॉपरली सिंसियरली कर लेते हो तो गारंटी है कि आप 95% से अबव टारगेट कर पाओगे साइंस में। दैट्स माय गारंटी। अगर ना हो तो बताइएगा। और आपको अगर और हैंड्स प्रूफ चाहिए तो आप टॉपिक कंप्लीट करो और लास्ट 10 ईयर का पेपर उठा के देख लो। आपका A to Z क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव एज वेल एज सब्जेक्टिव। अभी तक अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। इस तरह का मल्टीपल कोर्सेस इस पर आते रहेंगे। अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। 10th 9th के लिए तो हैं ही, साथ में आगे 10th के बाद भी अगर किसी को बायो रखना है तो हम मेडिकल स्टूडेंट्स हैं। बायो कंप्लीट कवर कराएंगे, केमिस्ट्री कवर करवाएंगे और आपको एक पे एक फैसिलिटी इस चैनल पर मिलेगा। जितने भी टॉपर्स रह चुके हैं इंडिया में, जितने भी मेडिकल में बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरा दोस्त हैं जो कि पढ़ रहे हैं, अलग अलग ईयर में है, उसका पॉडकास्ट होगा, उसका हम इंटरव्यू लेंगे और आपको बताएंगे कैसे पढ़ना है, क्या करना है। आईआईटी मेडिकल सब इस पर जुड़े रहेंगे। इसलिए चैनल बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। आप इसको अच्छे से ध्यान से देखिए। और ये जो पीडीएफ बनाया गया है एनसीईआरटी को कवर किया गया है और इसमें ओनली थोड़ा बहुत अगर प्रिंटिंग मिस्टेक हो, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो तो वो हो सकता है, बाकी इसके अलावा और कोई एरर नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं। रिस्पिरेशंस। अगर रिस्पिरेशंस की बात करें तो एक टर्म आता है रिस्पिरेशंस, एक आता है ब्रीदिंग। कॉमनली 10th क्लास तक सेम ही है। 11th में अगर कोई बायो रखेगा तो थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आएगा। Respiration is a process, but breathing is a mechanism to involve the process. बात करते हैं रिस्पिरेशंस का, तो रिस्पिरेशंस या ब्रीदिंग जो भी बात करो एक ही बात है अभी तक। इसमें क्या करते हैं हम, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और CO2 को एक्सहेल करते हैं। ठीक है, ये दोनों साइमल्टेनियसली होता है, एक साथ होता है। ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन लेंगे फिर CO2 छोड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और ये जो प्रोसेस हो पाता है ऑक्सीजन का आना और CO2 का जाना नोस्ट्रिल्स की हेल्प से इनसाइड द बॉडी, ये हो पाता है। एक टर्म है डिफ्यूजन, जो बहुत अच्छे से हम पढ़ाए हुए हैं अपने चैनल पे। अगर नहीं समझ में आता तो वहाँ आप जाके देख लीजिएगा। डिफ्यूजन के प्रोसेस से होता है। डिफ्यूजन क्या होता है, गैसियस मॉलिक्यूल्स का हायर से लोअर की ओर मूवमेंट करना। गैसियस मॉलिक्यूल्स का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट करना, यही कहलाता है डिफ्यूजन। अब देखिए कि ये हमारा बॉडी का इनसाइड है, ये बॉडी की इनसाइड है। और अगर बॉडी की इनसाइड की बात करें, ये बॉडी हो गया और ये मान लेते हैं कि ये एनवायरनमेंट है। अब बॉडी के अंदर O2 का कंसंट्रेशन एनवायरनमेंट के कंपेयर में कम है, तो गैस हमेशा और हमेशा हाई से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करता है। कंसंट्रेशन मतलब अमाउंट। तो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कम है, बाहर ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन कहाँ आएगा, इनसाइड द बॉडी विद द हेल्प ऑफ नोस्ट्रिल। और ये CO2 का कंसंट्रेशन अगर देखें तो बॉडी के अंदर CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इन्वायरमेंट में कंसंट्रेशन कम है। ये वर्ड बोलने के बाद तो भाई क्लास में ब्लंडर मच जाता है। अरे CO2 का कंसंट्रेशन तो इन्वायरमेंट में इतना ज़्यादा है, फिर आप कम बोल रहे हैं। हाँ, आई टॉक अबाउट द इन्वायरमेंट, इट्स अ इमीडिएट इन्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स। इन्वायरमेंट मीन्स हमारा इन्वायरमेंट, ये अर्थ की एटमोसफियर की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, अर्थ की एटमोसफियर में CO2 का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि जैसे ये बॉडी है तो बॉडी के पेरीफेरी में, जो बॉडी का पेरीफेरी है उसके अंदर क्या कंसंट्रेशन है, तो ये बॉडी का पेरीफेरी हुआ। अगर ये जहाँ पर बॉडी खड़ा हुआ उसके पेरीफेरी में, जहाँ हम खड़े होते हैं, जहाँ हम रहते हैं, उसके आसपास का जो इन्वायरमेंट होता है वो बोलते हैं इमीडिएट इन्वायरमेंट। ठीक है, वो इन्वायरमेंट की हम बात कर रहे हैं। तो अगर वो इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो उस इन्वायरमेंट में जो ये बॉडी हो गया, ये इन्वायरमेंट हो गया। बॉडी के अंदर O2 का कंसंट्रेशन क्या हो गया, कम हो गया। इन्वायरमेंट में ज़्यादा है तो कहाँ आएगा, इन्वायरमेंट से बॉडी के अंदर ऑक्सीजन आएगा विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। अंडरस्टूड, नो प्रॉब्लम। क्योंकि गैस हमेशा हाई से लो की ओर चलता है, हाई से लो की ओर मूव करता है, फ्लो करता है। इन्वायरमेंट में CO2 कम है, किसके कंपेयर में, बॉडी के कंपेयर में। डू अंडरस्टैंड? ठीक है, कौन सा एनवायरनमेंट, इमीडिएट एनवायरनमेंट, जहां हम खड़े हैं उस एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, वहां से कंपेयर कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर से कंपेयर नहीं कर रहे हैं। 12th क्लास के इकोलॉजी में और हायर बात करेंगे, रहने दीजिए। अभी जो काम की बात है वही करेंगे क्योंकि क्रैश कोर्स है और 10th के लिए। अब बॉडी से CO2 बाहर जाएगा ना, क्योंकि बॉडी के अंदर CO2 कम, एनवायरनमेंट में ज़्यादा है तो बाहर जाएगा। तो इस तरह से क्या हो रहा है, गैस का एक्सचेंज हो रहा है। एक्सचेंज का मतलब
एक अंदर आ रहा है तो एक बाहर भी जा रहा है। एक्सचेंज जब होगा तो हमेशा कपल्ड होगा, एक आ रहा है एक जा रहा है, O2 आ रहा है CO2 जा रहा है, तो यहाँ पर गैस का एक्सचेंज हो रहा है और यही गैस का एक्सचेंज को हम लोग बोलते हैं रिस्पिरेशंस। क्या बोलते हैं? रिस्पिरेशंस। चलिए आगे बात करते हैं कि रिस्पिरेशंस, जैसे हमने लिख रखा 2 पॉइंट में, रिस्पिरेशंस क्या होता है। तो पहला पॉइंट क्या है? गैसियस एक्सचेंज, मतलब इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का लेना कहां से? एटमॉस्फेयर से, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ज्यादा, बॉडी के अंदर कम, तो ज्यादा से कम की ओर गैस फ्लो करेगा, डिफ्यूजन याद है ना। और रिलीज ऑफ CO2, CO2 का रिलीज करना, ये भी काम अपना ही है। बॉडी के अंदर CO2 ज्यादा, एनवायरमेंट में कम, तो बॉडी से बाहर निकल जाएगा CO2। बार बार क्या कम ज्यादा बोल रहे हो सर? हाँ, यही प्रोसेस है डिफ्यूजन, ऐसे ही ट्रेवलिंग होता है। तो ये गैस का एक्सचेंज कहलाता है ब्रीदिंग, हम बता दिया आपको। और सेकंड क्या है? सेकंड बात है ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल फूड टू रिलीज एनर्जी इनसाइड द सेल, दैट इज कॉल्ड सेलुलर रिस्पिरेशन। मतलब जो ऑक्सीजन हमारा बॉडी के अंदर गया है उसका कुछ तो इंपॉर्टेंस होगा, जो हम बोलते हैं कि ऑक्सीजन के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, कुछ तो बात होगा ना। आखिर क्यों जिंदा नहीं रह सकते हैं? क्योंकि हमारा बॉडी के अंदर जो फूड जाता है वो फूड को ब्रेक डाउन होने के लिए ऑक्सीजन का बहुत ही नीड होता है, ऑक्सीजन का नीड होता है, इसीलिए हम ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं। तो गैस का एक्सचेंज होना और बॉडी के अंदर सिंपल फूड को, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में तोड़ना कहलाता है सेलुलर रेस्पिरेशन। क्योंकि सेल में हो रहा है तो बोलेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन। बॉडी में कहाँ हो रहा है? ऑर्गन में। ऑर्गन के अंदर कहाँ हो रहा है? टिश्यू में। और टिश्यू में कहाँ हो रहा है? सेल में। तो क्या बोल दिए? सेलुलर रेस्पिरेशन। तो कुल मिलाकर हम ये बोल सकते हैं कि रेस्पिरेशन में पहला बात ब्रीदिंग। व्हाट इज ब्रीदिंग? एक्सचेंज ऑफ गैस, CO2 का बाहर जाना बॉडी से, ऑक्सीजन का बॉडी के अंदर आना। और सेकेंड बात ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल फूड, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो ब्रेक डाउन होता है ना ग्लूकोज का, बॉडी के अंदर जो हम लोग खाते हैं तो ग्लूकोज भी जाता है, ग्लूकोज भी जाता है, और साथ साथ क्या जाता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट वगैरह वगैरह। तो ग्लूकोज का एग्जांपल लेके समझते हैं। ये ब्रेक डाउन जो होता है बॉडी में सेल में होता है, और सेल में कहाँ पे होगा? साइटोप्लाज्म में। पढ़ते भी 11th में है, साइटोप्लाज्म इज द मेन एरेना ऑफ ऑल सेलुलर एक्टिविटीज। बायो में लिखा हुआ है NCERT में 11th का, ठीक है। मतलब साइटोप्लाज्म वो जगह है सेल का जहां पर सारा वर्क होगा। अब ये ग्लूकोज पायरुविक एसिड प्लस एनर्जी में होता है ब्रेक डाउन, और जो एनर्जी मिलेगा ना, ये एनर्जी से हम सारा वर्क करेंगे। और ये पायरुविक एसिड जो होता है ना, कौन चीज? पायरुविक एसिड। इसका 3 काम है। पायरुविक एसिड अगर ऑक्सीजन के अब्सेंस में ब्रेक हुआ, अगर पायरुविक एसिड ऑक्सीजन के अब्सेंस में ब्रेक हुआ तो वो इथेनॉल प्लस CO2 में ब्रेक होगा। क्या होगा? इथेनॉल प्लस CO2 में ब्रेक होगा, प्लस एनर्जी, एनर्जी तो मिलेगा मिलेगा। अगर इनसफिशिएंट ऑक्सीजन, जैसे मसल्स के अंदर जब हम हैवी वर्क करते हैं, तो हैवी वर्क मतलब क्या? जिम में जाना, दौड़ना, तब हमारे बॉडी के अंदर इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिलता है, जितना रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन का उतना नहीं मिल पाता, उसको बोलते हैं इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। तो उस केस में जो ये कार्बोहाइड्रेट का जिससे पायरुविक एसिड बना, वो पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी में ब्रेक होगा। जब भी ब्रेक होगा एनर्जी रिलीज होगा। तो लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, तभी हम दौड़ के आते हैं और बोलते हैं थक गए, पैर हाथ में दर्द हो रहा है। क्या दर्द क्या है? वही लैक्टिक एसिड दर्द प्रोड्यूस कर रहा है, पेन एसिड है ना। और अगर वही पायरुविक एसिड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सफिशिएंट ऑक्सीजन मिल रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ब्रेक हो रहा है, तो वो टूटेगा CO2 प्लस वाटर और प्लस एनर्जी। CO2 बॉडी से बाहर जाएगा, वाटर बॉडी का काम आएगा, और अगर एक्सेस में है तो बाहर जाएगा, एनर्जी का हम काम में लेंगे। तो इसीलिए हमने क्या देखा कि अगर ऑक्सीजन का अब्सेंस में टूट रहा है तो इथेनॉल प्लस CO2 में टूट रहा है। और ये काम कहाँ पे होता है? ईस्ट के अंदर। याद रखिएगा कि सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट है, मेनली हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट साइटोप्लाज्म के अंदर पायरुविक एसिड प्लस एनर्जी में ब्रेक हो गया। अब जब ये ब्रेक हो गया तो अब क्या होगा? अब क्या होगा इस चीज को 11th में डिटेल में है, इसको हम सिंपली आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास किए हैं कि जब ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट जो है वो पायरुविक एसिड प्लस एनर्जी में साइटोप्लाज्म में ब्रेक हो चुका है, एनर्जी एक बार मिल चुका है बॉडी को। अब ये पायरुविक एसिड 3 काम हो सकता है। अगर अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये ब्रेक हुआ है तो वो इथेनॉल प्लस CO2 में ब्रेक होगा, जो कि ईस्ट के अंदर होता है, ठीक है ना, उसको ईस्ट फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। और अगर इनसफिशिएंट ऑक्सीजन मिला बॉडी को, तब क्या होगा? लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी में कन्वर्ट होगा पायरुविक एसिड,
और अगर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यही पायरुविक एसिड CO2 प्लस वाटर में ब्रेक होगा और साथ में एनर्जी मिलना ही मिलना है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं जब भी हम हैवी वर्क करते हैं तो हमारे बॉडी में पेन सा होता है, वो पेन कौन करता है? लैक्टिक एसिड। तो ये तीनों बात याद रखिएगा आप, किसका? पायरुविक एसिड का टूटना। अगर रिस्पिरेशन दो तरह का हो सकता है, एक एरोबिक और एक एनारोबिक, एक एरोबिक और एक एनारोबिक। अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है एरोबिक रिस्पिरेशन, डू यू अंडरस्टैंड? और अगर अब्सेंस में हो रहा है तो एनारोबिक रिस्पिरेशन। ये बहुत काम की चीज है, आपके लिए है, ये डिफरेंस पूछता है ध्यान से। और एरोबिक जब भी होगा तो हम पहले भी पढ़े कि ग्लूकोज को पायरुविक एसिड प्लस एनर्जी में तोड़ते हैं, और वो पायरुविक एसिड जब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिलता है तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है और CO2 प्लस वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो एरोबिक कहाँ पे होगा? सेल के अंदर होगा। सेल में कहा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। एनारोबिक भी सेल के अंदर ही होना है, बॉडी में तो सेल में सारा काम होता है। तो सेल में कहाँ पे होगा एनारोबिक? साइटोप्लाज्म, डू ऑलवेज रिमेंबर। और एरोबिक के अंदर एंड प्रोडक्ट क्या मिलता है? हम अभी देखें कि एरोबिक के अंदर एंड प्रोडक्ट में क्या मिलेगा? CO2 प्लस H2O और मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगा, लेकिन ज्यादा अमाउंट में मिलेगा। कहाँ? एरोबिक में। और एनारोबिक में क्या मिलेगा? एंड प्रोडक्ट, या तो अल्कोहल मिलेगा या लैक्टिक एसिड। अगर अब्सेंट है ऑक्सीजन, कंप्लीटली अब्सेंट है तो अल्कोहल मिलता है, और इनसफिशिएंट है तो लैक्टिक एसिड मिलता है। और लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, जब टूटेगा तो एनर्जी मिलेगा, लेकिन एनर्जी लेस अमाउंट में मिलेगा, ये याद करना है। याद रहेगा, एरोबिक ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, एनारोबिक अब्सेंट में। एरोबिक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तो एनारोबिक साइटोप्लाज्म के अंदर, दोनों सेल में, लेकिन सेल ऑर्गेनल्स अलग अलग, ठीक है। और एंड प्रोडक्ट की बात करें एरोबिक का तो CO2 प्लस वाटर और मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी फोकस करना है, और एनारोबिक जो होता है वो लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा, डिफरेंस बिटवीन रिस्पिरेशंस एरोबिक और एनारोबिक, और 3-4 क्वेश्चन बन सकता है किसमें? ऑब्जेक्टिव में, कि एरोबिक का साइड कहाँ पे है, एनारोबिक का साइड कहाँ पे है, एरोबिक का एंड प्रोडक्ट क्या है, एनारोबिक का एंड प्रोडक्ट क्या है, मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी कहाँ होता है और लेस अमाउंट कहाँ होता है। और कभी कभी सीबीएसई वाले इतने पागल हो जाते हैं, ये भी पूछ देते हैं कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होगा, एरोबिक की एनारोबिक। तो बहुत सारे बच्चे सोचने लगते हैं एरोबिक की एनारोबिक, अरे एरोबिक बोला मतलब ऑक्सीजन, तो जो दूसरा है वो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इतना सोचने वाली बात है ही नहीं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तक हम समझ रहे थे। अब नेक्स्ट है अपने पास ह्यूमन का रिस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन के अंदर आप देख रहे हैं ये हमारा नोज है, सबको ऐसा ही नोज होगा। नोज का ओपनिंग को बोलते हैं नोस्ट्रिल। एक नोज है अपने पास, उसमें 1 पेयर क्या है? नोस्ट्रिल है। नोज में 1 पेयर नोस्ट्रिल है। अब ये नोस्ट्रिल जब आगे जाएगा तो उसको बोलते हैं नेजल पैसेज। क्या बोलते हैं? नेजल पैसेज। और ये नेजल पैसेज जाके कैविटी में ओपन होता है, उसको बोलते हैं नेजल कैविटी। क्या बोलते हैं? नेजल कैविटी। अब यही नेजल कैविटी आगे जाके फायरिंग्स में ओपन होगा, और फायरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर व्हाट? फूड एज वेल एज गैसेस। और फायरिंग्स से डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, अगर गैस है तो लैरिंग्स में जाएगा, फिर ट्रेकिया में जाएगा, ट्रेकिया से ब्रोंकाई में जाएगा, और ब्रोंकाई के बाद फाइनली कहाँ पहुंच जाएगा? जो उसका डिस्टिलेशंस है लंग्स। कहाँ पे? लंग्स। लंग्स में फाइनली पहुंच जाएगा, और लंग्स में जब ऑक्सीजन लेगा फिर ब्रोंक्यूल्स, और आगे कहाँ पहुंच जाएगा? एल्वेलर। और एल्वेलर के अंदर जो ब्लड कैपिलरीज है वो ब्लड को ले जाएगा, और ब्लड को ले जाएगा, और ब्लड में क्या है? ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन है तो क्या करेगा? सारा सेल के पास जाएगा, और मान लो ये सेल है तो इस सेल को ऑक्सीजन दे देगा, तो बदले में क्या ले लेगा? CO2 ले लेगा, और आगे बढ़ते जाएगा। तो मान लो ब्लड कैपिलरीज यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से ऑक्सीजन लिया एल्वेलर से, और वो ब्लड क्या गया? सारा सेल के पास जाएगा, सबको ऑक्सीजन देगा, CO2 लेगा। यहाँ पर जो ब्लड था इसके पास ऑक्सीजन ज़्यादा था, और जैसे ये ब्लड बढ़ा 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 यहाँ पहुँचा, अब ऑक्सीजन बांटते हुए जा रहा है, इसके पास ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑक्सीजन कम हो जाएगा और CO2 बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया किस तरह से अपन ट्रैक याद करते हैं। तो ट्रैक को हम रे डायग्राम के फॉर्म में लिख दिए हैं, और आपको बिल्कुल एज इट इज याद कर लेना है। सबसे पहले ह्यूमन की नोज पे एक पेयर नोस्ट्रिल है, और ये नोज आगे जाएगा उसको बोलते हैं नेजल पैसेज। और ये नेजल पैसेज कहाँ ओपन होगा? अंदर में नेजल कैविटी होता है, कैविटी में होता है ओपन। उससे आगे बढ़ेंगे मिलेगा फेरिंग्स, ओपन करेंगे तो फेरिंग्स मिलेगा, और फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज ऑफ व्हाट? फूड एंड एयर। और जब फेरिंग्स से आगे बढ़ेंगे तो अपन को मिलेगा लैरिंग्स। क्या मिलेगा? लैरिंग्स। और लैरिंग्स के बाद ट्रेकिया, ब्रोंकाई, लंग्स, ब्रोंक्यूल्स,
और एल्वेलर द सेल ऑफ व्हाट लंग्स। अब ये लंग्स की ये बात चल रही थी, यहाँ लंग्स तक पहुंच गया, और लंग्स तक पहुंच के भी अगर आप छोड़ देते हैं तो आपको 5 में 4 नंबर मिल जाएगा, वरना पूरा लिख दीजिएगा। एक ब्रोंकोस बचता है और फिर एल्वेलर। अब इसको डिटेल में भी हम समझा सकते हैं, कहाँ से कहाँ गया, कैसे नहीं गया, क्योंकि 11th में हम लोग पढ़ते हैं इसको, पूरा मैकेनिज्म ही है। लेकिन भाड़ में जो है डिटेल, आपको जितना काम का था 10th में उतना हम लिख दिए, और अभी बोर्ड के पर्पज से पढ़ना है, ओनली बोर्ड के पर्पज से, काहे क्यों किस लिए इतना दिमाग नहीं लगाना है। अगर ज़्यादा दिमाग लगाइएगा फिर बोर्ड में प्रॉब्लम हो जाएगा। अभी अपन बोर्ड पर्पज से पूछ रहे हैं, वहाँ साइंटिस्ट बनने नहीं जाना है, ऐसे कैसे हो गया वैसे कैसे हो गया ना, वहाँ ओनली फोकस करना है बोर्ड पे। जो क्वेश्चन है उसका एज इट इज आंसर देंगे और काम खत्म। और ये डायग्राम याद रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहाँ हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। हम आपको कंप्लीट साइंस को ऐसे पार्ट बाय पार्ट 10 से 15 मिनट लेंगे और ऐसे खत्म करवा देंगे। स्लोली आपको कराएंगे रिवाइजन, ताकि आपका साइंस मस्त रहे। 15 मिनट यहाँ दीजिए हमको, और रूम पे जाकर 15-20 मिनट और पढ़ लीजिए। हाफ आवर पर डे, साइंस इज कंप्लीटेड। साइंस आपका लास्ट में बर्डन नहीं बनेगा, ये मेरा गारंटी है। चलिए, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट।